हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अकेडमी पर। और आज मैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए हैं, फिजिक्स के भी हम सीरीज में इसी में आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही अभी मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री के भी टॉप 1000 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेना, देन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ इट इज इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? देखो, निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा अधिक होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन और नाइट्रोजन। तो प्रथम ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो प्रथम ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास यहाँ पे नियोन की सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नियोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, या फिर व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोनों चीजें आपको मिलने के बाद आप किसी भी समय पे इनको ज्वाइन करके और इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और आगे अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर इसका नियोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैंने आपको राइट आंसर बताया था, नियोन। नीचे देखो, कारण भी मैं लेकर आया हूं, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः स्थिर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात, एक चीज हमें समझ में आ गई कि नियोन जो है एक अक्रिय गैस है, मतलब 18वें वर्ग की ये जो है ये 18वें वर्ग का ये जो है तत्व है। ठीक है ना, तो 18वें वर्ग में जो तत्व आते हैं वो सभी के सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः भरा हुआ होता है, जिनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। ठीक है ना, अक्रिय गैसें कहा जाता है और इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया, और अष्टक पूर्ण हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, ना तो वो डोनेट करेगा ना ही वो प्राप्त करेगा। देन इसलिए यहाँ पे हमारे पास आता है आंसर इसका नियोन। आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? नियोन की हो जाएगी। और यहाँ से एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि आप आयनीकरण ऊर्जा जो 18वें आवर्त की आयनीकरण ऊर्जा होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा 18वें आवर्त की आयनीकरण ऊर्जा होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। BF3 का अणुभार BF3 का आकार क्या है? अगर BF3 के आकार की बात करें तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ट्रायंगल प्लेनेट, है ना, ट्रायंगल प्लेनर इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। BF3 के केंद्रीय परमाणु में 3 बंद युग्म है और कोई लोन पेयर नहीं होता है। यहां पे मैं आपके लिए देखो कारण भी लेकर आया हूं, कारण भी आप ध्यान से समझेंगे। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इससे बेस्ट कंटेंट आपको YouTube के ऊपर केमिस्ट्री के BSF RORM के लिए केमिस्ट्री से संबंधित नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, तो BF3 के केंद्रीय परमाणु परमाणु पर 3 बंद युग्म होते हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दे रखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH4 CH2 C2H6। यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 CH3। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हैं। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से समझ लो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स पर अलग अलग बंध उपस्थित हैं, अलग अलग जो परमाणु है, अणु है वो उपस्थित हैं, समूह उपस्थित हैं। इससे सिस ट्रांस समवायता संभव है। समवायता से भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, हर टॉपिक से यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। तो फिर से देख लो, यहाँ पे निम्न में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन प्रदर्शित करता है? तो CH3 CH3। ठीक है ना, नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है ना, ये ब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। KMnO4 की अम्लीय माध्यम
में किस प्रकार का अभिकर्मक है? KMnO4 अम्लीय माध्यम में किस प्रकार का अभिकर्मक है? ये क्वेश्चन सबसे पूछा है। अपचायक होता है, ऑक्सीकारक होता है, उत्प्रेरक होता है और उदासीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि जो KMnO4 है वो अम्लीय माध्यम में एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। देखो Mn+7 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। देखो KMnO4 जो होता है इसमें Mn पे क्या है भाई, प्लस का 7 है। Mn आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। तो मैग्नीज जो है Mn के ऊपर प्लस का 7 है, इसलिए KMnO4 की प्रबल ऑक्सीकरण क्षमता होती है, या कह सकते हैं कि KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। Mn पे +7 यहाँ पे हो जाएगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देन इसका मतलब क्या है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, देन यह क्या कर लेगा भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेगा। चलिए आगे बात करते हैं। टोलेंस अभिकर्मक द्वारा कौन सा यौगिक सिल्वर मिरर देता है? टोलेंस अभिकर्मक, देखो हर प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन में यहाँ पे करवाऊंगा, तो ध्यान दे लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एसीटोन हो गया आपके पास, एसीटैल्डिहाइड हो गया, बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड जो है वो टोलेन अभिकर्मक से के साथ क्रिया करके सिल्वर मिरर देता है, सिल्वर मिरर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। देखो कारण दे रखा है, केवल एल्डिहाइड समूह टोलेंस अभिकर्मक को अपचित करके सिल्वर मिरर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे टोलेंस अभिकर्मक द्वारा कौन सा यौगिक सिल्वर मिरर देता है? तो एसीटैल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर देता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। SN1 अभिक्रिया बनने वाला मध्यवर्ती कौन सा यौगिक होता है? SN अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन बनता है भाई? कार्बोकैटायन बनता है SN अभिक्रिया में, ठीक है ना, कार्बोकैटायन बनता है। SN अभिक्रिया 2 चरणों में होती है और पहले चरण में क्या बनता है भाई? कार्बोकैटायन बनता है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से एल्किल हैलाइड को एमीन में कौन बदलता है? देखो अभिक्रियाओं से भी अभिक्रियाओं से भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वुर्त्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ग्रेबिल फैलेथाइलमाइड अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रियाएं हमें यहाँ पे दी गई हैं और हमें इसमें बताना है कि एल्किल हैलाइड को एमीन में कौन सी अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? ग्रेवियल सिंथेसिस प्राथमिक एमीन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। फिर से रिपीट कर लो, ध्यान ले लो, कौन सी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को एमीन में बदलती है? एल्किल हैलाइड को एमीन में किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? ग्रेवियल सिंथेसिस से बदला जाता है, ये ध्यान दे लीजिएगा। प्राथमिक एमीन को बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। चलिए आगे बात करते हैं। C2OR-2 Cr+3 परिवर्तन किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अपचयन का, उदासीनीकरण का और विस्थापन का। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा अपचयन का, यह उदाहरण हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 होता है और +3 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किए जा रहे हैं, देन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण क्या होता है? +6 होता है, ठीक है ना, और उससे +3 हो रहा है। देखो +6 से +3 हुआ है तो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है भाई, अपचयन हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बेंजीन में कुल पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन में पाई बंधों की संख्या 6 होती है भाई। बेंजीन में पाई बंधों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, प्रत्येक से 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो देन देखो मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पाई आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई?
तो ये ध्यान दे लीजिएगा, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, प्रत्येक से 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो बेंजीन में पाई बंधों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने हेतु प्रयुक्त होती है। एल्डिहाइड और कीटोन में तो देखो किसी भी चीज में अंतर किया जाएगा तो एक टेस्ट के थ्रू अंतर किया जाएगा, जो टोलेन अभिक्रमक है उसके द्वारा टोलेन टेस्ट किया जाता है, इसी को हम कहते हैं, इसी से हमें पता चलता है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड टोलेन अभिक्रमक के साथ मिलकर सिल्वर मिला देता है, जबकि कीटोन नहीं देता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंस आ जाएगा। अभी अभी ऊपर हम पढ़ गए हैं, टोलेन अभिकर्मक जो है अभिक्रिया करके यहाँ पे हमारे पास सिल्वर मिनरल देता है एल्डिहाइड के साथ, लेकिन ये कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कैनिजारो अभिक्रिया देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैनिजारो अभिक्रिया जो दी जाती है वह यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड समूह के द्वारा दी जाती है। ठीक है ना, कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड समूह के द्वारा दी जाती है ना, और वो भी प्राथमिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCHO। ठीक है ना, HCHO आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा H बंध उपस्थित नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसका प्रमुख उदाहरण है। देखो यहाँ से आपके पास कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। देखो पहली बात तो कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है, पहली बात। यह भी उन एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है जिसमें अल्फा H उपस्थित नहीं होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका एक शानदार एग्जांपल है, प्रमुख उदाहरण है HCHO। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बेंजीन में एरोमेटिसिटी का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। देखो बेंजीन में यहाँ पे ध्यान दो आप, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीएलियोलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। आंसर देखो यहाँ पे, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में रहते हैं जिसके अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त होता है, जिससे उसे क्या होता है भाई, अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, किसमें होता है या किसका होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है BF3SF6 और NH3, और यहाँ पे आपको दिया गया है BeCl2। तो SF6 जो होता है उसका वो हमारे पास यहाँ पे इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। देखो SF6 में 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसका आकार ऑक्टाहेड्रल होता है ना। ऑक्टाहेड्रल होता है मतलब सिंपल सी बात है, जो सल्फर होता है ना 8 अणु भी बना लेता है, और यही एकमात्र ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो 8 अणु एक साथ बना सकता है। ठीक है, तो फेडरल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन हमारे पास उत्प्रेरक में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दिया गया H2SO4, AlCl3, ZnCl2 और FeSO4 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इस अभिक्रिया के दौरान AlCl3 जो है उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक देखो सिंपल सी क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब जब हम किसी भी उत्प्रेरक का अभिक्रिया में यूज कर लेते हैं, देन अभिक्रिया पहले के कंपेयर में क्या होने लगती है, फास्ट होने लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। AlCl3 एक लुईस एसिड है जो कार्बोकैटायन उत्पन्न करने में सहायता करता है। लुईस एसिड है और यह कार्बोकैटायन उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो यहाँ से एक बात और आपकी क्लियर हो रही है कि लुईस एसिड क्या होता है, AlCl3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, C2H5OH, H2O और CH3COH और C6H6। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन सा होता है आपके पास। तो सबसे प्रबल अगर अम्ल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझो, अम्लीय अगर यहाँ पे कोई यौगिक है तो वह CH3COH है, और कोई तो अम्लीय है ही नहीं, वाटर है, C6H6 बेंजीन है, और C यहाँ पे OH ग्रुप दिया है, तो इसका मतलब क्या है, तो यह एल्कोहल है। अगर हम अम्ल की बात करें तो यहाँ पे देखो CH3COH दिया हुआ है, और ये जो COOH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो एसिटिक एसिड बनाने वाला एसीटेट आयन रेजोनेंस द्वारा स्थिर होता है, ये इसका रीजन हो जाएगा। KMnO4 का समतुल्य भार अम्लीय माध्यम में कितना होता है? KMnO4 का अम्लीय भार की यहाँ पे हमारे पास बात कर रहा है और समतुल्य माध्यम में उसका KMnO4 का अम्लीय भार हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोलिकुलर वेट जो होता है वो 5 होता है KMnO4 का। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हमें कह रहा है कि Mn+7 Mn+2 में 5 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का परिवर्तन होता है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन्स का परिवर्तन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मार्कोनिकोव रूल किससे संबंधित है? जो मार्कोनिकोव ने जो रूल दिया था वह किससे रिलेटेड है? किससे रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शन से, पॉलीमराइजेशन से, ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन से संबंधित है मार्कोनिकोव नियम। ठीक है, असमित एल्किन पर HX के योग की दिशा बताता है। असमित एल्किन पर HX के योग की दिशा बताता है। निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पे हमसे बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे बेस्ट। ठीक है, कारण LiAlH4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अत्यंत शक्तिशाली अपचायक है। ये बहुत शानदार बात कह दी हमने, सॉरी यहाँ पे LiAlH4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली अपचायक के रूप में यहाँ पे हम मानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CH3NH3 6Cl3 में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको NH3 जो होता है वह न्यूट्रल होता है, इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल है, NH3 के पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बाहर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो क्लोरीन के ऊपर एक के ऊपर होता है -1, तो क्लोरीन की यहाँ पे टोटल हमारे पास -3। अब क्लोरीन की -3 उसको बैलेंस करने के लिए जो CO है उसकी कितनी होनी चाहिए? +3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी +3। ठीक है, देखो NH3 एक उदासीन लिगेंड है तथा Cl के पास 3 माइनस है, तो कार्बन के पास भी CO के पास भी क्या होंगे भाई? +3 होंगे। ठीक है ना, 19 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके होंगे और जो कंटेंट आपको मिला वो बहुत शानदार है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अडोल कंडेंसेशन किस प्रकार के यौगिकों द्वारा दी जाती है? अडोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो वह किस प्रकार के यौगिकों के द्वारा दी जाती है? तो वह अल्फा H युक्त एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। एडोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, और वो भी कौन से? एल्डिहाइड और क्या होने चाहिए? कीटोन्स होने चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन्स होने चाहिए। एडोल कंडेंसेशन अल्फा H का होना आवश्यक है। निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो पैरामैग्नेटिक की यहाँ पे हम बात करते हैं तो NH2O2 H2 और क्या हमें दिया गया है? CO2 दिया गया है। पैरामैग्नेटिक की बात करता है तो पैरामैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय हमारे पास क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा भाई। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिज्म को रिलेट करता है, पैरामैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। वुड्स रिएक्शन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? वुड्स अभिक्रिया में क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि वुड्स अभिक्रिया में हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है भाई। ठीक है ना, देखो वुड्स अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक हो जाएगी वुड्स अभिक्रिया, एक हो जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है ना, दोनों अभिक्रियाएं आप ध्यान से समझेंगे, दोनों अभिक्रियाएं आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ये अभिक्रियाएं आपके लिए। ठीक है भाई, तो वुड्स अभिक्रिया में हमारे पास यहाँ पे बनता है, जैसे देखो हाँ, अगर हम बेंजीन के ऊपर हम जो X ग्रुप है उसको जोड़कर और Na के साथ रिएक्शन करवाई जाती है शुष्क ईथर, ये भी प्रेजेंट होता है भाई शुष्क ईथर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। वुड्स अभिक्रिया में जो एज ए उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं, मीडियम हम काम में लेते हैं, वो होता है शुष्क ईथर।
ठीक है ना, ये बहुत पूछा जाता है शुष्क ईथर। एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, ऐसे लगा दिया था, यहाँ पे शुष्क ईथर का उपयोग किया था। अब शुष्क ईथर जहां पे दिख जाए आप सिंपल से उसको टिक कर देना, वुड्स अभिक्रिया ही वो होने वाली है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके हैं और इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो एल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और वुड्स अभिक्रिया में हमें एल्केन प्राप्त होती है। वुड्स रिएक्शन का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो एल्केन के निर्माण के लिए किया जाता है। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। दो एल्किल हैलाइड Na की उपस्थिति में मिलकर उच्च एल्केन बनाते हैं और इसमें मीडियम मैंने बता दिया आपको शुष्क ईथर होता है। मीडियम क्या होता है भाई, शुष्क ईथर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहा जाता है। 23 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन को हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। ह्यूकेल रूल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हमें बात करनी है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 यहां पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 4n प्लस 2 होते हैं। ठीक है ना, एरोमेटिकली यहां पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में उत्पाद क्या प्राप्त होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में प्राइमरी एमीन बनती है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन रहने वाली है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम रिएक्शन देखो ध्यान रखना आप, नेम रिएक्शन जितने भी हैं, नेम रिएक्शन वो आपके BSF RO-RM के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। कोई भी एग्जाम है जिसमें 11th 12th लेवल की केमिस्ट्री आती है उसमें नेम रिएक्शन जरूर से जरूर पूछी जाएंगी। तो मैंने आपको वैसे तो पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाए तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। एमाइड Br2KOH के साथ उपचार करने पर एक कार्बन कम वाला प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, ये हो गए आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आंसर्स भी आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है भाई, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी, मैंने काफी सर्च किया कि YouTube के ऊपर केमिस्ट्री का कोई भी कंटेंट अवेलेबल इतना शानदार नहीं है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हम 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री के भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसी वीडियो में यहाँ पे आप इस वीडियो में अच्छा कंटेंट आपको अगर मिला है तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ठीक है, दूसरी बात, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज मैं केमिस्ट्री की चलाने वाला हूं या चला चुका हूं उससे आप अपने एग्जाम में पूरा फायदा उठा सको। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।